नमस्कार, सैम कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। मैं श्रद्धानंद भटनागर। सैम कन्वर्सेशन साउथ एशिया मॉनिटर डॉट ओआरजी द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। मेरे साथ आज चर्चा में जोड़ने के लिए कॉमरेड उदय भास्कर हैं। ये सुरक्षा और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक भी हैं। इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा और साथ में ही क्वाड शिखर सम्मेलन। कॉमरेड भास्कर, चर्चा में जोड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। कॉमरेड भास्कर, आप हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये अमेरिकी दौरा है, ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्यों है? साथ में ही क्वाड शिखर सम्मेलन भारत के लिए किस तरीके से चुनौतियों को लड़ने में हमारी सहायता कर सकता है? जहाँ तक मोदी साहब का जो इस वक़्त अमेरिका का जो यात्रा है, हम शायद इसको 3 अलग-अलग पहलुओं में देखना चाहिए। सबसे पहले ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मोदी जी के लिए ख़ास व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है राष्ट्रपति बाइडेन के साथ। क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी गए थे अमेरिका, उस वक़्त ट्रंप साहब की हुकूमत थी और हम जानते हैं कि उनके 2 बड़े मुलाकात जो हुए थे, एक अमेरिका में जो हाउडी मोदी था और दूसरा जब ट्रंप महोदय इंडिया आए थे और अहमदाबाद में उनका एक खास स्वागत हुआ था। तो उसके बाद बाइडेन साहब जब व्हाइट हाउस में आए हैं, कई सारे ऐसे सवाल पैदा हुए थे कि किस प्रकार का कंटिन्यूटी होगा। एक तो इन दोनों नेताओं के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत जो उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है। दूसरा, जहां तक दोनों देशों की जो पटरी है, बायलैटरल रिलेशनशिप, ये एक मैं कहूंगा पहलू या वर्ग है। दूसरा, मोदी साहब के लिए जो सबसे बड़ा एक मीटिंग था, क्वाड का शिखर सम्मेलन, जो कि शुक्रवार को खत्म हुआ था। और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। वहां पे तो विश्व के बहुत सारे नेता आते हैं और मोदी साहब के लिए ये एक एनुअल मैं कहूंगा कि यात्रा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने सोच विचार बता सकते हैं और उससे भारत की विश्वसनीयता के ऊपर प्रभाव भी होता है। तो ये मैं कहूंगा 3 अलग अलग इनके भाग हैं। तो अगर यहाँ तक विपक्षी जो बाइडेन साहब और मोदी जी के बीच में जो मुलाकात हुई है, जो भी हमने टीवी के ऊपर देखा है या फिर मीडिया में जो हमने पढ़ा है, लगता है कि मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और दोनों नेता एक दूसरे के साथ एक प्रकार का कनेक्ट जो कहते हैं कर पाए। अभी बाद में पता चलेगा कि इसका ठोस क्या नतीजा था, परंतु भारत अमेरिका का जो द्विपक्षीय रिश्ता है, उसमें दोनों देशों ने खास अमेरिका के अफगानिस्तान के एग्जिट के बाद, जबकि क्षेत्रीय माहौल में बहुत सारा उथल हो रहा है और अमेरिका के रिलायबिलिटी के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बाइडेन साहब ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा कि ये जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है, वो बहुत ही अपने पटरी पे सही प्रकार से आगे बढ़ रहा है और जहां तक इसके जो बुनियाद है, ये बहुत ही एक प्रकार से सही है और इसमें कोई यानी कि चिंता की बात नहीं है। क्योंकि कई सवाल उठाए हैं, ऑकस के बाद क्या क्वाड या अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है वो सिकुड़ गया है या इस प्रकार के सवाल उठाए गए। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि बायलैटरल जो है वो काफी सही है। दूसरा है क्वाड का जो समिट है, शिखर सम्मेलन, वो भी मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये अपने आप काफी महत्वपूर्ण है और उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम समीक्षा कर सकते हैं। सदानंद जी। हाँ, आपने सर अफ़गानिस्तान की बात करी, तो अफ़गानिस्तान से यूएस जो है वो बाहर निकल गया है और यहाँ पे जो मेन भूमिका है, जो मुख्यतः अफ़गानिस्तान के भविष्य के लिए जो मुख्य यहाँ पे प्लेयर्स होंगे, वो ऑब्वियसली रीजनल प्लेयर्स होंगे जिसमें ईरान भी है, रशिया भी है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत का तालमेल आतंकवाद के मुद्दे या फिर अफ़गानिस्तान से जो मुसीबतें या चुनौतियाँ हमें मिलेंगी, उसमें इन रीजनल कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा होगा या फिर अमेरिका के साथ ज़्यादा होगा? सब ये आपने अच्छा किया कि दहशतगर्दी का जिक्र किया है और अफगानिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि अगर आप अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बातचीत हुई है बाइडेन साहब, कमला हैरिस जी के साथ और साथ साथ
क्वाड का जो समिट स्टेटमेंट को देखेंगे तो मैं कहूंगा कि दहशतगर्दी का जो मुद्दा है वो बहुत ही सही प्रकार से उसका उन्होंने रेखांकित किया है। आप देखिए, अगर जॉइंट स्टेटमेंट को देखेंगे, मैं क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि जब राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में आए थे जनवरी के महीने में इस साल, बहुत ही तुरंत मार्च के पहले ही हफ्ते में उन्होंने क्वाड का एक वर्चुअल समिट का एक उन्होंने मीटिंग किया था चारों नेताओं के साथ। वो वर्चुअल था, एक दूसरे से मिले नहीं। पर उसकी खासियत ये थी कि बाइडेन साहब के जो पहला टर्म में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो अंतरराष्ट्रीय मीटिंग उन्होंने बुलाया था वो क्वाड था। और उस वक्त ये चारों जो नेता है उन्होंने, शायद लगता है कि सहमति नहीं बनी, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। इस बार अभी जो सितंबर 24 यानी कि शुक्रवार के मीटिंग के बाद चारों नेता ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है और उसमें उन्होंने एक शब्दकोश का प्रयोग किया है अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए और बाकी जितना भी क्षेत्रीय माहौल है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा भूमिका है। उन्होंने कहा, वी वुड नॉट अलाउ प्रॉक्सीज ऑफ टेरर इन द रीजन। मैं इसको अंग्रेजी से जरा इसका सरल बता रहा हूं। और प्रॉक्सीज ऑफ टेरर एक इशारा है पाकिस्तान के लिए और तालिबान के लिए, और साथ साथ उनको जो समर्थन दे रहे हैं और जो कूटनीतिक समर्थन चीन से आ रहा है वो भी एक इशारा है। इसी प्रकार से अगर आप मोदी जी का जो बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था कमला हैरिस जी के साथ या बाइडेन साहब के साथ, वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि जहां तक दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान, तालिबान, वो बिल्कुल इसको एक प्रकार से उन्होंने रेखांकित किया है कि चाहे वो अमेरिका के हित हो या भारत के हित, उनके खिलाफ वो किसी प्रकार से ऐसे कार्रवाई को मंजूरी नहीं देंगे या उसका बिल्कुल, यानी कि जो कदम उठाने हैं वो उठाएंगे। तो संक्षेप में यही है कि जहां तक दहशतगर्दी का मामला है वो अभी हमारे लिए भी एक खास चुनौती है, अमेरिका के लिए भी चुनौती है, चाहे तालिबान हो, अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो। और इसलिए ये जो मुद्दा है इसके ऊपर सतर्क रहना है और अमेरिका ने अपना जो ओरिएंटेशन है, जो उनका पोजीशन है, उन्होंने काफी स्पष्ट किया है। श्रद्धानंद जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत के लिए ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे, जो भारत जिसमें बढ़ती हुई वैश्विक चुनौतियों में और अधिक योगदान दे पाएगा या फिर बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उससे ये योगदान ले पाएगा? साहब, अगर हम मोदी जी का ये यात्रा की बात करें और देखें कि भारत के राष्ट्रीय हित के साथ जो जुड़े हुए हैं, कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो कि हाई प्रायोरिटी है, बहुत ही अर्जेंट है और जिनके ऊपर हमको तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि भारत के जो राष्ट्रीय हित है, बुनियादी हित जो है, वो सुरक्षित रहे। मैंने एक बार कहा कि इनको हम 4 सी के तरीके से हम इनको देख सकते हैं और ये 4 सी इस प्रकार के हैं। सबसे पहला सी है कोविड पैंडेमिक। ये कोविड महामारी जो है इस वक्त पूरा विश्व जो है उसको झेलने में तरह तरह के हम प्रयोग कर रहे हैं। कोई सफल रहा है, कोई उतना सफल नहीं रहा है, पर हकीकत ये है कि 40 लोग से ज्यादा विश्व में अभी कोविड महामारी से मारे गए, उनकी मौत हुई है। भारत भी पीड़ित रहा है। दूसरा सी है क्लाइमेट चेंज, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ये चुनौती है, बहुत अर्जेंट चुनौती है। यदि हम तुरंत कदम नहीं उठाएंगे तो शायद पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट हो। संकट तो शुरू हो गया है। आप इस साल में देखिए जो बारिश का जो पैटर्न है या जिस प्रकार से पूरा जो क्लाइमेट का बदलाव आया है, ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा सी है चाइना। और चाइना ने जिस प्रकार से अभी पूरा इंडो पैसिफिक में उन्होंने जो उथल मचाया है, चाहे वो साउथ चाइना सी के संदर्भ में हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उन्होंने ट्रेड वॉर किया है, या भारत और गलवान का जो हमारा तजुर्बा रहा है, ये सब चीन के साथ आप जोड़ सकते हैं। और चौथा सी है ये काउंटर टेररिज्म।
जिसके ऊपर अभी हमने बात किया है। तो मोदी साहब का अगर आप यात्रा को देखेंगे तो क्वाड समिट और ये जो 4 देश हैं, इन्होंने ये 4 मुद्दों को सही प्रकार से उन्होंने उनको समीक्षा भी किया है और नीति के तौर पे चारों देशों ने एक सहमति जो है वो प्रसिद्ध किया है। और जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप बारीकी तरीके से देखेंगे, ये मैं कहूंगा कि इसका एक मुख्य बिंदु ये है कि क्वाड जो है सुरक्षा और सामरिक मामलों को उन्होंने थोड़ा दबा के रखा है। यानी कि बार बार यही कहा गया है कि क्वाड जो है वो सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। ऑकस जरूर है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, पनडुब्बी वाला वो एक सिक्योरिटी अलायंस है, परंतु क्वाड जो है वो डायलॉग फ्रेमवर्क है, चर्चा के लिए, शिखर स्तर पे। जैसे बाइडेन साहब ने कहा कि मैंने क्वाड को एलिवेट किया है, तो इस पैमाने में सिक्योरिटी सामरिक मामलों को थोड़ा सा उन्होंने अंत में रखा है और ज्यादा उन्होंने अहमियत और प्रायोरिटी दिया है ये कोविड जैसे मामलों के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, यानी कि किस प्रकार से धीरे धीरे सहमति बन सकता है ताकि विश्व के जो लोकतांत्रिक देश उनके अंदर ये सहमति भी बने और ये अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। और चीन के ऊपर इस वक्त जो डिपेंडेंस है, चाहे व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप पूरे अभी विश्व में देखिए सबसे जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनका चीन के साथ व्यापार टॉप लेवल पे आ जाता है। जैसे अमेरिका चीन, जापान चीन, भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया चीन। इन चारों देशों के लिए चीन के साथ व्यापार बहुत ही एक अहम मुद्दा है, परंतु अभी इशारा, राजनीतिक इशारा यही है कि हम चीन को के साथ बिल्कुल व्यापार खत्म तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ है, परंतु चीन के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वाड का जो स्टेटमेंट आप बारीकी तरीके से उसका समीक्षा करेंगे तो ये उल्लेखनीय मुद्दे हैं कि हम अपने कोशिश जो है लोकतांत्रिक देश इस प्रकार से वो इस दिशा में जाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि ये तो केवल आलाप है क्योंकि ये पहला शिखर सम्मेलन है क्वाड का। अभी आने वाले सालों में देखना है कि ये कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक, अगर आप लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे तो तुरंत घरेलू राजनीतिक जो प्रेशर आ जाता है, चाहे बाइडेन साहब के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मॉरिसन साहब और वहां पे सुगा साहब, ये अपने अपने डोमेस्टिक या घरेलू राजनीतिक दायरे में एक प्रकार से वहां पे भी वो बंधी है, वो कैप्टिव है वहां पे। तो ऐसा कोई पहल नहीं कर सकते हैं जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दायरे के बाहर है या अपने राष्ट्रीय हित के किसी प्रकार से भी उसके ऊपर अगर नकारात्मक प्रभाव होगा तो वो तुरंत हट जाएगी। तो ये सब हमको स्वीकार करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साहब, ये केवल आलाप है। सदानंद जी, आपने सर घरेलू मामले का जिक्र किया, तो ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि बहुत बड़ी चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी, चाइनीज ओरिजिन की बिजनेस कम्युनिटी रहती है। और जब इनके बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिश्ते खराब होना शुरू हुए, तो यहाँ की जो सरकार थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव हुई था कि इस ट्रेड बैलेंस को बना के रखा जाए। आपको क्या लगता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन की जो आगे की प्रोग्रेस होगी, उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की रिस्ट्रिक्शंस की मुसीबतें सामने आएँगी? जरूर आएंगे साहब। और ये केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, आपने सही कहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक काफी बड़ा एक लॉबी या गुट है जो कि चाहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में जो संबंध हैं वो सही रहे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि भूगोल या ज्योग्राफी को आप बदल नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे करीब जो देश है वो है चीन। अमेरिका बहुत दूर है, यूरोप भी काफी दूर है। और जिस प्रकार का डिपेंडेंसी या व्यापार बना है, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्ट के जो गुड्स हैं, जो सामग्री है, उसके लिए नेचुरल मार्केट बन गया है चाइना। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी एक लॉबी है जो चाहता है कि चीन के साथ अपने व्यापार, इन्वेस्टमेंट का संबंध सही रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर डिपेंडेंसी इतनी हो गई है। और खास आम अमेरिका के नागरिक जो है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है,
यानी कि अगर वो सामान खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर हो या वॉशिंग मशीन हो या जो भी है, नॉर्मल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या डेली यूज जो भी है, उसमें चीन का जो भागीदारी है, चीन का जो मार्केट के ऊपर प्रभाव है, वो बहुत भारी है। तो अगर आप चीन का जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका के लिए, उसको आप तुरंत बंद कर देंगे, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो अमेरिका के मॉल्स के ऊपर होंगे, जहाँ पे लोग अपना सामान खरीदते हैं, चाहे सेल फोन हो, कार हो, एयर कंडीशनर हो या जो भी। तो इसलिए हर एक देश को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखते हुए और डोमेस्टिक इंटरेस्ट, केवल पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे बढ़ना होगा कि अभी क्वाड ने जो भी कहा है ये एक दिशा है, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हम इस मार्ग पे जा सकते हैं। पर आप उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ कठिनाई भी हो सकती हैं। क्या आप उनको झेल सकते हैं? आप उनके राजनीतिक जो असर होगा उसको झेल सकते हैं? यही सवाल बाइडेन साहब के सामने है, मोदी जी के सामने है, मॉरिसन साहब के साथ और सुगा जी के साथ। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, इशारा तो दे दिया है अमेरिका ने, ऑकस का सिक्योरिटी अलायंस अभी तो केवल उन्होंने ऐलान किया है, पर चीन बहुत नाराज है। इसी प्रकार से अभी आर्थिक, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी क्वाड ने इशारा किया है, पर देखना है कि ये कहां तक इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में कई सारे सिग्नलिंग होता है, इशारा होता है, पर उनकी इंप्लीमेंटेशन उस तेजी से कभी कभी नहीं हो भी सकता है। तो इसलिए हमको वेट एंड वॉच करना होगा कि क्वाड समिट का स्टेटमेंट तो हमने देख लिया है, अगले क्वाड समिट से पहले देखना है कि इसमें से कितना लागू हो पाया है, कितना इंप्लीमेंट हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी। जी, बिल्कुल सर। अ, जब अगर क्वाड के हम जॉइंट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल एम्फेसिस आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अगर हम अपने दक्षिण एशिया के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे देश हैं जो पिछले कुछ दशक में जिनकी चाइना के साथ नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें या बिल्कुल रिसेंटली अगर हम बात करें तो श्रीलंका भी काफ़ी हद तक उधर तक जा रहा है। लेकिन कोविड के बाद से एक नई समस्या उभर के आई है कि ये सारे कंट्रीज़ जिन्होंने चाइना से लोन लिया था, वो आर्थिक रूप से काफ़ी मुसीबत में हैं। और क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना की जो डेब्ट डिप्लोमेसी है, वो यूएस के ग्रांट और डेवलपमेंट असिस्टेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती? या फिर इस क्षेत्र के जो देश हैं, वो क्वाड की तरफ उनका झुकाव होगा या नहीं? सब इसमें दो अलग सवाल है। जहां तक एड है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार से एड दिया है, खास दक्षिणी एशिया के देशों को, और इसमें मैं भारत को सबसे ऊपर रखूंगा, वो काफी अहम है। हर एक देश की अगर आप डेवलपमेंट का जो ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे तो अमेरिका का समर्थन काफी मूल्य रहा है। जैसे आप भारत अमेरिका का उदाहरण लीजिए, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सफल रहा है, जो हम फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूमिका था और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका देखिए, पाकिस्तान को जितना समर्थन मिला है और वो ज्यादा सैनिक क्षेत्र और हथियारों के क्षेत्र में है। जी। बाकी भी बांग्लादेश हो, नेपाल, श्रीलंका, सबको अमेरिका से काफी समर्थन मिला है पिछले 40-50 साल से। मुझे नहीं लगता है कि चीन जो है वो इस प्रकार का एक पॉलिसी अपनाएगा, क्योंकि चीन का जो एड बहुत कम होता है, ज्यादा लोन होता है। जी। और इसलिए चाहे श्रीलंका का उदाहरण लीजिए, वो किस प्रकार से अभी फंस गए हैं, उसको कहते हैं डेट ट्रैप। उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी अभी इकोनॉमिस्ट जो है सवाल उठा रहे हैं कि बीआरआई के ऊपर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर काफी लोगों ने उसको स्वागत किया था पाकिस्तान में, परंतु धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत लंबा लोन है और हम भी डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि अगर आप चीन और अमेरिका के बीच में तुलना करेंगे दक्षिण एशिया के संदर्भ में, चीन से एड कम, लोन ज्यादा,
उनका ये एक फॉरेन पॉलिसी का जो कहते हैं ना जो प्रायोरिटी है। तो इसलिए दक्षिणी एशिया में ये बात सही है कि चीन का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। अब भारत का उदाहरण लीजिए, गलवान का तजुर्बा हुआ है, लद्दाख के अंदर तनाव है, परंतु भारत चीन के अंदर व्यापार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि कोविड के बाद जो रिकवरी हो रहा है इकोनॉमी, चीन के साथ डिपेंडेंसी हमारा कम नहीं हुआ है। ये बात बांग्लादेश के लिए भी सही है और भारत को ये एक प्रकार से यह विडंबना को सामना करना होगा कि जैसे चीन सुरक्षा और सामरिक क्षेत्र में दबाव बढ़ा रहा है, हम अपनी जो संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन और भारत के जो हित है, उनको हम किस प्रकार से संभाल पाएंगे। श्रद्धानंद जी। जी सर, जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और रूस जो है, वो बहुत ही ऐतिहासिक सहयोगी देशों के मायने माने जाते रहे हैं। लेकिन जब से क्वाड अलायंस निकला है, तो क्या इस क्वाड का या क्वाड ग्रुपिंग की भारत और रूस के द्विपक्षीय रिश्तों में कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? सर, ये काफी जटिल मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हमको कभी और बातचीत करना होगा, क्योंकि अभी क्वाड का स्टेटमेंट ही आया है और जी, मुझे लगता है कि एक आध दिन लगेंगे जब बाकी देशों से औपचारिक रूप से उनका ऑफिशियल रिएक्शन आएगा। परंतु इस वक्त मैं कहूँगा कि भारत ने बार-बार यही कहा है कि हम रूस के साथ अपने संबंधों को उसी प्रकार से हम मजबूत रखेंगे और तुरंत ये काटसा और मिसाइल डिफेंस का जो सप्लाई की बात हो रही है, वो उससे मुझे लगता है कि एक प्रकार का हमारे सामने उदाहरण होगा कि भारत, अमेरिका, रूस के बीच में किस प्रकार का त्रिकोण बन सकता है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्वाड शिखर सम्मेलन रहा है, इसमें भारत के लिए इस क्वाड शिखर सम्मेलन में की उपलब्धियाँ क्या रही हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाया है और भारत को देखना है कि हम टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे या सप्लाई चेन के दिशा में आगे बढ़ेंगे या सिक्योरिटी और सामरिक मामलों में कहाँ पे हम इसको प्रायोरिटी देंगे। और मुझे लगता है कि मोदी जी का जो बैठक हुआ था सीईओज के साथ, अमेरिका के सीईओज के साथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को काफी अहमियत दिया जाएगा। क्वाड के संदर्भ के अलावा द्विपक्षीय जो पटरी है, जैसे भारत जापान, भारत अमेरिका, और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि भारत फ्रांस, क्योंकि क्वाड के बाहर फ्रांस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत के लिए। तो अलग अलग देखना है कि कहाँ पे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं बायलैटरल्स के ऊपर और कहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं क्वाड्रिलैटरल या क्वाड के फ्रेमवर्क में। श्रद्धानंद जी। तो थैंक यू वेरी मच सर। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।